हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th में सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और लगभग एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे में हमारी क्लासेस आती है। हमने पिछले एक दिन छोड़कर कल का दिन, आज का दिन ड्रॉप करके कल जो है हमारी एक यूनिट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था जल संसाधन, जिसमें हमने पढ़ा था जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है पुराने, तो आप जो है वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया था बहुउद्देशीय योजना, है ना। कृष्णा गोदावरी की बात कर ली थी हमने, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। बेकार पड़े कुएं में वर्षा जल भरण, है ना। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की बातें भी जो हमने करी थी। फिर हमने समझा था बांध कैसे कहते हैं, बांध का वर्गीकरण। अब आदमी साथियों बात होती है बांस ड्रिप प्रणाली, ठीक है। अब मैं बांस ड्रिप प्रणाली की आपको फोटो बता दूं। इस तरह से जो है साथियों बांस ड्रिप प्रणाली जो है की जाती है ना। ये सारे फोटोज जो दिख रहे हैं आपको, ये बांस ड्रिप प्रणाली के जो है फोटो है ना। तो क्या होता है साथियों, बांस ड्रिप प्रणाली की अगर आपसे कोई बात करता है कि इसका यूज कहाँ होता है, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। 7 बहनों के जो ग्रुप है उसमें इसका नाम भी है। अगर आपने अभी तक 7 बहनों के नाम, अगर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो भी देख सकते हैं ना। यह नदियों में झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है लाया जाता है ना। साथ साथ ये कितने सालों से, ये 200 सालों से प्रचलित है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहां से जो है पानी पाइप के माध्यम से इन बांसों के माध्यम से नीचे तक लाया जाता है। और किसके माध्यम से आता है, गुरुत्वाकर्षण माध्यम से आता है। ठीक, क्या करा हमने, सबसे पहले मान लो कोई एक पहाड़ है, यहाँ आपकी जमीन है ना, ये आपका जो है खेत है। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पहाड़ है, पहाड़ से बम्बू को लगाया अर्थात बांस को लगाया, ठीक। फिर यहाँ से दूसरा बांस लगाया, फिर यहाँ से तीसरा बांस लगाया। इन बांसों के माध्यम से वो क्या करते हैं, पानी जो है नीचे की ओर खेत में लेकर आता है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांध में आ जाता है और सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जा सकता है। अंत में पानी की 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे तक छोड़ दिया जाता है। यदि पाइप को सड़क तक ले जाना है तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाए। अगर यहाँ से कोई सड़क भी निकलती है साथियों तो ये पाइप ऊपर लेकर रखते हैं ये लोग, है ना। संकुचित हुए चैनल सेक्शन पथांतरण इकाई जल सिंचाई के चरण के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ पर जो है पानी गिराया जाता है। अगर आपसे, तो आप अभी तक समझ गए हैं बात, है ना। अब साथियों हम पढ़ते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ध्यान रखिए, हिमालय से निकलने वाली, हिमालय से कौन कौन सी निकलती है, ध्यान रखिए। हिमालय से निकलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, और सतलज, व्यास, रावी। ये नदियां कहाँ से निकलती, ये हमारे हिमालय से जो हमारा देश है, देश के उत्तरी हिस्से में हिमाचल पर्वत स्थित है। तो ध्यान रखना उन नदियों की क्या विशेषता रहती। तो ये जो नदियां निकलती है साथियों हिमालय पर्वत से, ये निकलने वाली अधिकांश नदियां हिमानी से जन्मी। हिमानी का मतलब होता है बर्फ से, जैसा जैसा बर्फ पिघलता है इन नदियों में पानी आता रहता है। ये नदियां वर्ष भर पर्याप्त जल मिलता है, वर्ष भर बहने वाली, वर्ष भर जो नदियां बहती है उन्हें सदानीर नदियां कहते हैं। ये सदानीर नदियां हैं। इन नदियों में देश के विस्तृत मैदान क्षेत्र में, मैदान का निर्माण कर देश को कृषि प्रधान बनाती है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी नदियां ही हमारा यूपी बिहार, जहाँ पर ऐसे और क्षेत्रों में बहती है कि जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है पैदावार होती है ना। देश का कुल संभवित जल विद्युत क्षमता का 60% हिस्सा हिमालय की नदियों में है ना। समतल भूभाग से होकर बहने के कारण ये नावी नदियां हैं। क्या है, समतल भूभाग से होकर बहने के कारण इन्हें नावी नदियां भी जो है कहते हैं। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है साथियों प्रायद्वीपीय भारत। अब जब मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि भारत का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, अर्थात हमारा महाराष्ट्र लेकर उड़ीसा तक अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो जितने भी हमारे गोवा है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट जो होते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत होता है पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रश्न यह साथियों कि पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स होती है उनकी क्या विशेषता है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की भी हम बात करते हैं, जब बात कर रहे हैं दोनों तरह की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वर्ष के जल तथा भूमिगत जल पर निर्भर होती। ये हिमानी नहीं, क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्र से नहीं आती, ये पहाड़ियों से, जैसे हमारा अन्नालेमाई की पहाड़ी, अन्नालेमाई की पहाड़ी साथियों साउथ में है ये, इसमें से कुछ रिवर्स निकलती है तो वर्ष भर नहीं बहती है ना। रसना, कावेरी, गोदावरी, ये जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। शुष्क मौसम में यह अधिकांश नदियाँ सूख जाती हैं, शेष की जलधारा बहुत ही पतली हो जाती है। ये सदा नीरा नदियाँ हैं। नहीं, सदा नीरा नदियाँ ऐसी नदियों को कहते हैं जिनमें सदा हमेशा पानी हो, ठीक है। ये नदियाँ तेज ढाल वाले क्षेत्रों में पथरीले भागों में बहती है, अतः जल विद्युत केंद्र की स्थापना कर जल विद्युत का निर्माण करना के लिए अधिक उपयोगी होती है। जितने भी हमारे जल विद्युत केंद्र होते हैं ऐसी नदियों पर बनाए जाते हैं, है ना। देश के संभवित जल शक्ति का 40% भाग जो है पेनिनसुलर नदियों पर होता है। ये नदियाँ मार्ग में प्रपात बनाती है। अब ध्यान रखिए प्रपात किसे कहते हैं। तो साथियों क्या होता है, नदियाँ, जब कोई नदी ऐसी बहती है और उसका पानी ऐसे नीचे गिरता है एकदम पहाड़ी से, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, जब बाहुबली मूवी में जब वो भगवान शिव की के लिंग को उठाकर घूमता है तो वहाँ पर एक झरना दिखाया जाता है, तो इस तरह के बड़े झरने को कहते हैं हम प्रपात। और जो है भारत का सबसे बड़ा प्रपात की हम बात करते हैं तो शायद वो साउथ में ही है, जोग जल प्रपात, है ना। ये नावी नदियाँ नहीं होती, तटीय मैदानों में ही ये नाव भी होती है, अर्थात तटीय मैदानों में क्या होती है, समतल क्षेत्र में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों बहुउद्देशीय परियोजना, जो आपने अभी पढ़ी थी, इसी परियोजना जिनमें बहुत सारे उद्देश्य, उनमें हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें विद्युत का उत्पादन होता है, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होता है, जल पूर्ति भी होती है ना, साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालयन होता है, मछली पालन, सिंचाई, मृदा संरक्षण और जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी जो है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ ही है। अब बात करते हैं साथियों बहुउद्देशीय परियोजना का, अब हम लाभ पढ़ लेते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना से हमें क्या क्या हानियां होती है। तो ध्यान रखिएगा, जलाशयों में तलछट जमा होता है, ठीक है। नदी जलीय जीव के आवासों में भोजन की कमी होती है, भूमि का निम्नीकरण भी होता है। निम्नीकरण अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि भू निम्नीकरण क्या होता है, तो आप लोग जो है मेरे यूनिट 1 संसाधन और विकास वाले चैप्टर में जाकर जो है पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। भूकंप की बाढ़ बनने से भूकंप की संभावना बढ़ती है, बांध असफलता के कारण भी बाढ़ होती है, जल जनित बीमारियां होती है, जल प्रदूषण भी होता है, मृदा अपरदन भी होता है। और ध्यान रखिएगा, जब कई सारी बहुउद्देशीय परियोजना बनती है साथियों, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वृक्षारोपणों की कटाई बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है ना। वर्षा जल का संग्रहण का क्या उद्देश्य, हम वर्षा जल के संग्रहण क्यों करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, वर्षा जल संग्रहण का मतलब ये होता है साथियों कि वर्षा के जल का उसी जगह संग्रहण या प्रयोग किया जाए जहाँ वर्षा होती है। हम क्या कर रहे हैं, संग्रहण का मतलब होता है साथियों इकट्ठा करना। अब जहाँ बारिश होगी वहीं हम जल इकट्ठा कर पाएंगे, है ना। तो इसके 2 उद्देश्य, वर्षा के समय इकट्ठे किए गए जल का प्रयोग उस समय सिंचाई के लिए किया जाता है जब वर्षा न होने पर पानी की कमी हमें महसूस होती है। अगर हमारे पास हमारी फसल को पानी चाहिए सिंचाई के उद्देश्य से, जब हमारे पास पानी रहेगा, हम वर्षा ऋतु में जो पानी स्टोर करेंगे उस पानी को हम क्या करेंगे, उस पानी का यूज जो है हमारी फसल को जब पानी चाहिएगा जब दे देंगे, ठीक है। इस पानी को साफ करके स्थानीय लोगों की पेयजल की आवश्यकता को भी जो है पूरा किया जाता है। और इसी तरह का उद्देश्य साथियों क्या कहाँ पर किया जाता है, इसी तरह का उद्देश्य जो है राजस्थान में किया जाता है, ठीक है।
कुछ पर्यावरणीय आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये क्यों कर रहे हैं, हमें इन पर कुछ बात करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, टिहरी बांध आंदोलन हुआ, इन बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों का विरोध कर रहे हैं। इन परियोजना का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद विस्तार पर विस्थापन, अर्थात जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको दूसरी जगह जो है भेजा जा रहा है। एक पहला ये, आमतौर पर बांध निर्माण के कारण स्थानीय लोगों की जमीन, उनकी आजीविका, उनके संसाधनों से लगाव, नियंत्रण देश से को बेहतर बनाने के लिए कुर्बान करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को इन परियोजना का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बड़े जमींदारों को, किसानों को, उद्योगपतियों को इन परियोजना का बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। इसलिए कुछ सामाजिक संगठन और पर्यावरणीय आंदोलन क्या कर रहे हैं, इनका विरोध करते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों जहाँ डैम बन रहा है, जैसे हमारे यहाँ एक डैम बना है जिसका नाम है कुंडालिया। अब जहाँ कुंडालिया डैम बना है, जहाँ उसका पानी भरा है, वहाँ जो स्थायी लोग रहते थे उनको तो बाहर जाना पड़ा, वो रह नहीं पा रहे हैं वहाँ। अब उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने सारे संसाधन, मकान, हर चीज़ को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। लेकिन दूर साथियों आप लोगों को पता है कि इतनी जल्दी वो माहौल नहीं बना पाएंगे जितना कि वो लोकल जहाँ थे वहाँ बन रहा था, है ना। इसलिए ही जो है उनका विरोध किया जाता है। ठीक। अब साथियों राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र का मतलब ये होता है साथियों कि आधे सूखे हो, जैसे जैसलमेर तरफ, है ना। वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण टांका पीने का पानी का प्रमुख साधन होता है। अब टांका क्या होता है, देखिए टांका क्या होता है साथियों, उधर के लोगों ने क्या करा है, जैसलमेर साइड जो कि हमारा अरावली जो पर्वत श्रृंखला होती है उसके जस्ट पीछे पाकिस्तान साइड का पूरा राजस्थान अर्धशुष्क है। अब उसमें क्या होता है साथियों, वो लोग क्या करते हैं, जैसे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हुआ, बीकानेर हुआ, है ना, तो उनमें क्या करते हैं साथियों, भूमिगत टैंक बनाते हैं, जमीन के अंदर टैंक बनाते हैं, वर्षा का जल उसमें संग्रहण करते हैं, और ये जो भूमिगत टैंक होता है साथियों इसे ही टांका कहते हैं, है ना। तो क्या है साथियों, प्राचीन समय में राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी का संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, और उसी भूमिगत टैंकों को क्या कहते हैं, टांका हुआ करता था। इसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर होता है। फलोदी में एक घर में 6 मीटर जो है 6 बाई 1 का, है ना, 6 मीटर जो है लंबा एवं 4 से 27 मीटर जो है गहरा और 2 से 44 मीटर जो है चौड़ा एक टांका रहा करता था ना। टांका यहाँ पर सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य आंगन या हमारे आंगन में जो है बनाया जाता था, है ना। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़े जाते हैं। मैंने बताया था शुरू में जब पार्ट स्टार्ट किया था साथियों, कैसे जो है, जैसे कि ये घर है ना, इस घर में ये पूरा हमारा मान लेते हैं ये छत है, इस छत का पूरा पानी पाइप द्वारा ऐसे लाकर उस कुएं में, जैसे मैंने यहाँ आंगन में कुआं बना दिया, उस कुएं में जो है ये पानी डाल देते थे। वर्षा से, छत से वर्षा का पानी इन नलों में होते हुए भूमिगत टांका तक पहुंचता था, यहाँ इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत नलों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल जो है संग्रहित किया जाता था, क्योंकि जो बाद में पानी होता है वो शुद्ध पानी रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब साथियों जब पहली बार बारिश होती है तो ध्यान रखिएगा हमारे छत पे जितना भी कूड़ा कचरा करकट जमा है सारा जो है नले पाइप में इनमें चौक होने की संभावना रहती है, तो साफ सफाई के पर्पज से जो है उसका उपयोग नहीं करते। टांका में जल, देखिए ध्यान दीजिए, टांका में जल का संग्रहण अगली बारिश तक जो है हो जाता था, है ना, संग्रहित किया जाता था। जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल का स्रोत होता है, ना। साथ ही साथ वर्षा जल और पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है।
ध्यान रखिएगा साथियों, जब बारिश का जो स्पष्ट बाद में जो बारिश होती है उस बारिश को शुद्ध जल माना जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों का के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे। जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था ताकि ग्रीष्म ऋतु में हमें गर्मी सहन नहीं करनी पड़े। क्या करते साथियों कि कुछ कमरे भी इस तरह से नीचे बनाए जाते थे टाँके के पास में, ताकि आप लोगों को गर्मी महसूस ना, है ना। अब साथियों है ना, देखिए अब है साथियों पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। छत वर्षा जल संग्रहण की रीति का पश्चिमी मध्य प्रदेश राजस्थान में कम होने का क्या कारण है? क्योंकि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम हो गई है। ध्यान रखिएगा साथियों, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां से जो है हरियाणा पंजाब के सतलज नदी पे जो हमारा एक डैम बना है भागड़ा नागाल बांध, वहां से एक नहर आती है जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर, और वो कहाँ तक आती है? आप लोगों ने नाम सुना होगा सैमड्यूल, है ना। सैमड्यूल जो है ये शायद जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां तक पूरे रेगिस्तान में नहर आती है ना। तो उस नहर से जो है राजस्थान में पानी की कमी का जो संकट है वो दूर हुआ है। कुछ घरों में टाँकों को सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें जल के पानी का स्वाद जो है पसंद नहीं आता, हल्का सा खारापन रहता है उस पानी में, इसलिए वो जो है पसंद नहीं आता। यह भी आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण का यह तरीका प्रयोग लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव जिसका नाम है गडाधूर, है ना, में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की जो है व्यवस्था की गई है। इस गांव में लगभग 200 घर हैं, 200 घरों पर इस तरह की जो है व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, आधुनिक काल में वर्षा जल संग्रहण एवं भंडारण पर जो है टिप्पणी कीजिए, वर्षा जल संग्रहण किस तरह से किया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जल संरचनाओं के साथ साथ जल संग्रहण टैंक भी पाए जाते थे। प्राचीन समय में लोगों को वर्षा पद्धति, मृदा के गुणों के बारे में पूरी जानकारी होती थी, क्योंकि साथियों पुराने हमारे जो लोग हैं वो आप लोगों को हवा के रुख से बता सकते थे कि इस साल बारिश कितनी होगी, है ना, क्योंकि हमारे पुराने लोगों ने एक पद्धति यूज में की गई थी कुछ नक्षत्रों के आधार पर। साथ ही साथ उनके पास साथियों एक जो है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की एक ऐसी पद्धति थी जिसके कारण वो बता सकते थे कि अब क्या होने वाला है ना। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिक परिस्थितियों तथा उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण की अनेक विधियां विकसित कर ली थी। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, में लोगों को गुल अर्थात पुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वहिकाएं, नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में जो है सिंचाई की जाती की व्यवस्था बनाई गई है ना। पश्चिमी राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण, जो कि अभी हमने बात की है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वहिकाएं बनाते हैं, है ना। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित जो है किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसलमेर जो कि राजस्थान का, वहाँ पर खादिन एवं अन्य क्षेत्रों में जोहड़ बनाए जाते हैं। ठीक है, खादिन और जोहड़ बनाए जाते हैं। अब साथियों बात करते हैं हमने अभी बात की थी उस सेशन में, उस वीडियो में, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, काफ़ी डिटेल में मैंने बात भी की थी कि नर्मदा जो कहाँ पर, नर्मदा में जो कौन सा डैम बना था, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम साथियों भरूच में बना है, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनी है जिसे हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। हाँ तो साथियों हम बात कर रहे थे नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन को ही कहते हैं साथियों हम एनजीओ, जो जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध
के विरोध में लामबंद करता है। मुख्य रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांधों के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित निर्धन लोगों को सरकार के से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना जो है हो गया है ना। डैम बन गया है तो उन्होंने जो है अपना इरादा भी चेंज कर लिया है। यहाँ लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, तो विस्थापन का शोक यह विश्वास करके स्वीकार किया है कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे, है ना। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने कहा कि उन्होंने अपने कष्टों को जो है राष्ट्र के लिए कुर्बान के रूप में स्वीकारा है। क्योंकि साथियों जहाँ डैम बनता है, जहाँ पानी स्टोर होता है, वहाँ के लोगों को कितनी यातनाएं और कितना कष्ट झेलना पड़ता है, ये इसका दर्द क्या होता है ये केवल वो ही बता सकते हैं। किंतु अब 3 दशक से कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं हमें ही राष्ट्र की कुर्बानी देने के लिए जो है क्यों चुना गया है ना। अब साथियों ये जो है हमने पढ़ लिया था राजस्थान में अर्धशुष्क जलों में। देखिए हमने पढ़ लिया था ये जो साथियों गोदावरी कृष्णा और गोदावरी वाला विवाद को भी हम जो है कवर कर चुके थे। एक रोचक तथ्य है साथियों कि ध्यान रखिएगा कि मेघालय की राजधानी है शिलांग, वहां पर भी वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। और यह रोचक बात इसलिए साथियों कि जो चेरापूंजी और मासिमरा में जहां दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, वहां से शिलांग की दूरी केवल और केवल 55 किलोमीटर है ना। लेकिन उसके बावजूद भी साथियों इन शहरों में क्या है, पीने के पानी की जो एक गंभीर समस्या है, इसलिए यहाँ पर हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था जो है की गई है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के हिसाब से 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जो है वर्षा छत जल संग्रहण के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिए साथियों कि जहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही वहां भी लोग वर्षा जल को संग्रहित कर रहे हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली है। एक और रोचक बात यह है साथियों कि भारत का एक और स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना बहुत आवश्यक कर दिया गया है। हाँ, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों ये जो है इसलिए लाया गया है हम कि इसमें हम जो है अब नदियां पढ़ने वाले हैं। अब इसमें मैं आप लोगों से नदियां जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ डैम भी पढ़ रहे हैं साथियों, तो ध्यान रखिए मैंने थोड़ा सा जूम करके जो है आप लोगों को के सम्मुख लाने का जो है प्रयास किया। देखिए साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है हमारी सिंध, है ना, ये झेलम, है ना, ये है चेनाब। जो सलाल परियोजना साथियों वो कौन सी नदी पर, चेनाब पर, है ना, ये रावी और ये सतलुज, है ना। फिर है ये जो सतलुज नदी है साथियों इसी पर ही बना है भागड़ा नागाल डैम। ठीक है, ये है साथियों गंगा नदी जिस पर की बना है टिहरी डैम। ठीक है, इस पर बना है टिहरी डैम। ठीक है, अब ध्यान रखिए साथियों कोटा बैराज, ये हमारी मध्य प्रदेश में ही है। कोटा बैराज राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पर चंबल नदी पर बना है। यह साथियों नर्मदा नदी जिस पर की सरदार सरोवर डैम। देखिए ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कोयना, नागर, ये तुंगभद्रा, ये जो नदियां ये पेनिनसुलर रिवर है। ये जो भारत का एक हिस्सा है जिसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर जो है कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पेनिनसुलर होता है साथियों। इससे कावेरी नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मैटूर डैम। मैंने कहा था केरल में एक नदी है जिसका नाम पेरियार। ठीक है, नागार्जुन जो बना है, नागार्जुन सागर डैम बना है साथियों, ये बना है कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम बना हुआ है है ना। ये जो नदियां होती है साथियों ध्यान दीजिएगा, जब हम हिमालयी नदियों की बात करते हैं कि हिमालयी नदियां कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा
ये जो नदियां होती हैं हमारी, ये जो क्षेत्र है हमारा कहाँ से कहाँ तक का, तो ये जो क्षेत्र है साथियों, ये हिमालयन क्षेत्र है। और हिमालयन क्षेत्र में जैसे शारदा, गंगा, यमुना, व्यास, है ना, सिंधु, ये इधर से आती हुई साथियों ब्रह्मपुत्र आती है, जो कि ऐसे करके जो है ये घुस रही, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना। जो गंगा नदी, सोन नदी, ये मध्य प्रदेश की है, बेतवा, है ना। ये जो है राणा सागर, गांधी सागर डैम जो कि कोटा के आसपास बने हुए मध्य प्रदेश में, है ना। महानदी जिस पर बना है हीराकुंड डैम, है ना। तो है ना, तो साथियों हो सकता है शायद अपनी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करना, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उससे जो है हमें एक मोटिवेशंस जो है मिलता रहे। तो आप लोगों को थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टडी विद जीनियस के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल।